नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम एडीजी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईएएस के एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि जो नए छात्र हैं, जो 12th में हैं, 10th में हैं, या फिर आजकल तो 8th क्लास से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से आईएएस का एग्जाम देते हैं, लेकिन उन इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल भी। किस प्रकार से एग्जाम होता है, क्या-क्या स्टेप होते हैं और क्या-क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं और पोस्ट वगैरह क्या-क्या होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आप नहीं जानते हैं ये सारी चीज़, तो देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आईएएस के एग्जाम का जो फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम होता है प्री एग्जाम। दूसरा स्टेप होता है उसको कहते हैं हम मेंस एग्जाम। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। तो इन तीनों ही चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्री एग्जाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर देखेंगे मेंस के एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला एग्जाम होता है जिसे हम प्री एग्जाम बोलते हैं, उसके अंतर्गत दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं जो कि 2-200 नंबर के होते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट करते जाइए आप। पहला एग्जाम जो होता है वो दो दो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें प्री एग्जाम में, जो 2-200 नंबर के होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी बहुविकल्पी, यानी चार उत्तर में से आपको एक सही करना है, जैसा कि एसएससी वगैरह में होता है और अदर एग्जाम में भी होता है। तो ये प्री में होता है बहुविकल्पी एग्जाम। और प्री एग्जाम के अंतर्गत जो होते हैं दो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि आपको पता पड़ गया है। लेकिन पहला जो प्रश्न पत्र होता है उसे कहते हैं हम जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर जो होता है वो होता है सी सेट का, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंतर्गत थोड़ा सा मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है और आपका एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो कि आईएएस के लिए एक तरह से एप्टीट्यूड जो चाहिए उससे रिलेटिव होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। जो सेकंड पेपर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है केवल फर्स्ट पेपर पर, यानी कि जीएस के पेपर पर। और जो सेकंड पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं आपको, केवल और केवल 33% अंक लेके आने होते हैं, यानी कि 200 अंक में से अ, कितने हो गए, 66 नंबर लेके आने होते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। और फर्स्ट पेपर के आधार पर, यानी जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है प्री एग्जाम का, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और आपको बता दूं मैं, कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये जो प्री एग्जाम होता है उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश में छपा होता है, केवल और केवल। बाकी के तमिल वगैरह और जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, उसमें नहीं छपा रहता है। केवल हिंदी और इंग्लिश में ये छपा हुआ होता है। तो आपको पता पड़ गया कि प्री एग्जाम में दो पेपर होते हैं 2-200 नंबर के, जिसमें से फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, सेकंड पेपर होता है सी सेट का। सी सेट जो होता है क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 33 नंबर लेके आने होते हैं और फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट बनती है। तो अब देख लेते हैं। एक फैक्ट और बता दूं आपको कि प्री एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि एक एग्जाम एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको उस क्वेश्चन के जितने भी नंबर होंगे उसका 1/3, यानी कुल मिला के आप ये ध्यान में रखिए कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और जैसे ही आप इस फर्स्ट पेपर की मेरिट के आधार पर पास हो जाते हैं, मेरिट के आधार पर, तो आपको मेंस में जगह मिल जाती है मेंस लिखने के लिए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि प्री एग्जाम में जो भी नंबर होते हैं वो आपके मेंस और इंटरव्यू यानी कि फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, यानी कि फाइनल मेरिट में केवल मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान दिमाग में रखना है। अब मैं बता देता हूँ आपको मेंस के अंतर्गत क्या क्या होता है। देखिए, मेंस के अंतर्गत जो होते हैं 9 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर मैं बता देता हूँ किस किस प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है 300 नंबर का और दूसरा भी होता है 300 नंबर का। तो पहला पेपर क्या होता है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे संविधान में जो भी भाषाएं हैं, यानी अभी जो हैं 22 भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में से आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग इसे सुन रहे हैं, तो वो उसे एक पेपर किसका होगा, हिंदी ग्रामर का होगा, जिसके अंतर्गत आपको निबंध वगैरह आते हैं। तो वो आपको सिलेबस में मैं बता दूंगा, एंड में आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक हो गया आपका हिंदी का पेपर जो कि होगा 300 नंबर का, और एक होगा आपका इंग्लिश का पेपर जो होगा 300 नंबर का। अब जो मैं फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों ही पेपर होंगे लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश के, इनके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसमें केवल और केवल आपको 25-25% लेके आने होते हैं।
यानी 25 या 75 नंबर इसमें लेके आने होते हैं और 75 नंबर इंग्लिश के लेकर आने होते हैं। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बस कॉपी भराएंगे आपको नंबर मिल जाते हैं इंग्लिश के पेपर में। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, उसमें देख लीजिएगा। तो आपको पता पड़ गया कि दो पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग प्रकार के होते हैं, केवल 25% लेके आने होते हैं। जो नंबर मेन होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर मेन होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। देखिए प्रश्न पत्र पहला होगा निबंध का, निबंध होगा आपका 250 अंक का। सेकंड और सामान्यतन फर्स्ट पेपर होगा वो भी आपका 250 नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय इतिहास, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज आएगा। इसको मैंने विस्तृत रूप से अलग से वीडियो में बता दिया है। आप आईएएस की तैयारी कैसे करें करके एक वीडियो आ जाएगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करके सारा डिटेल में देख लीजिएगा। 9-10 वीडियो है, पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ सिलेबस, मेंस का सिलेबस सारा का सारा। आपका जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर जो होगा वो भी 250 नंबर का होगा, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये चीजें आएंगी। और सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर के अंतर्गत भी 250 अंक का होगा, ये यानी नंबर का होगा। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन ये चीजें आएंगी। और आपका सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर होगा, वो होगा आपका 250 अंक का। उसके अंतर्गत नीति शास्त्र यानी एथिक्स, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि ये चीजें आएंगी। और आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, ये तो हो गए जनरल स्टडी के 4 पेपर। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और एक हो गया आपका निबंध का। ये तो सभी के लिए बराबर है, यानी कि जो भी एग्जाम में बैठेंगे मेंस में सभी को ये अनिवार्य देने ही देने हैं, यानी सबके लिए समान रूप से ये प्रश्न पत्र होंगे। लेकिन सब्जेक्ट के पेपर होंगे दोस्तों दो, यानी एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको कोई भी। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, उर्दू कुछ भी लिया हो, आप उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। चाहे आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो मेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में। तो एक सब्जेक्ट आप जो लेंगे उसके क्या होंगे, दो प्रश्न पत्र होंगे। मान लीजिए आपने ले लिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा जो कि 250 नंबर का होगा। तो ऐसे करके जो हमारे नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो अनिवार्य वाले हैं, ये तो जुड़ेंगे नहीं, तो बाकी के ये सारे जो नंबर जुड़ेंगे हमारे निबंध से लेके विषय तक, यहाँ तक, तो ये हो जाएंगे 1750 अंक के। 1750 अंक का हो जाएगा मेंस। इसे क्वालिफाई जो कर लेगा, जो कि मिनिमम मार्क्स होते हैं उसके कुछ जो मेरिट के आधार पर बनते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू में आएगा, व्यक्तिगत परीक्षण जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। तो वो इंटरव्यू होगा आपका 275 नंबर होगा। तो 275 और 1750 टोटल मिला के हो गया 2025 नंबर। तो 2025 में से मार्क्स जितने भी आएंगे उसके आधार पर आपको रैंक मिल जाएगी। तो ये हुआ मेंस का पूरा पैटर्न। और एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, ये जो पूरा मेंस होता है ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि आपको हाथ से लिखना होता है उसमें। डिस्क्रिप्टिव आप तो जानते ही हैं, विश्लेषणात्मक प्रकार के ये क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो सारे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। लास्ट में वीडियो देख लीजिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आईएएस के एग्जाम के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपको जरूरी नहीं कि बीए हो, एमए हो, कुछ भी हो, आप इस एग्जाम के लायक हो जाते हैं, यानी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट है 32 साल, यानी 32 साल तक आप दे सकते हो। जनरल कैटेगरी 32 साल, ओबीसी 35 साल और एससी 37 साल तक। और इसमें अटेम्प्ट की जो सीमा है वो बता देता हूँ मैं। जनरल वाले जो हैं 6 चांस तक दे सकते हैं, 6 चांस दे सकते हैं 32 साल तक कभी भी। और ओबीसी वाले दे सकते हैं 9 चांस, और एससी वाले एससी एसटी और हैंडीकैप वगैरह हैं वो अनलिमिटेड दे सकते हैं, यानी 37 साल तक कब कितने भी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एक फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि जो एक सब्जेक्ट के रूप में जो लेना होगा वो आपको इन सब्जेक्ट में से लेना होगा। तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये, इनमें से आपको एक लेना है, जिसके मैंने यहाँ पर बताया था 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं ये, और हमारे फेसबुक अकाउंट को एक तरह से पेज को लाइक कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आप वीडियो देखिए, इस वीडियो को लाइक करें जरूर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर निरंतर वीडियो तैयारी से रिलेटेड आते
जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडीजी और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस प्री के सिलेबस की, क्योंकि दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर आईएएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और इतना बड़ा एक तरह से विविधता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए उसका सिलेबस और उसके पुराने क्वेश्चन पेपर। तो पुराने क्वेश्चन पेपर हम देख चुके हैं, सिलेबस हमने लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 5 महीने पहले देखा था। तो उसके बाद में काफ़ी सारे नए लोग जुड़े हैं, तो उनको भी बता देना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं बहुत सारे, लगभग हज़ारों कमेंट आए हैं जिसमें बोला गया है कि प्री का सिलेबस थोड़ा-सा बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट डेली आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो 200 नंबर का होता है, 2 घंटे में होता है और ये जीएस का पेपर कहलाता है। जीएस फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर। तो इसके अंतर्गत क्या-क्या होगा? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, यानी करंट पूरा का पूरा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारत एवं विश्व का भूगोल तथा भारत एवं विश्व का प्राकृतिक और सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो ये तीनों चीज़ें आएँगी इसमें। प्राकृतिक आएगा, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आएगा। भारतीय राजतंत्र और शासन, इसके अंतर्गत संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि आएंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सतत विकास आएगा, गरीबी आएगी, समावेशन आएगा, जनसांख्यिकी आएगा, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल भी आएंगी। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिस जिनके लिए जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ये उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है कि विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। जो नॉर्मल जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़पेपर वगैरह में आती हैं, केवल उन पर ध्यान रहें और बेसिक चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए बस। और नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान की भी थोड़ी सी जानकारी जरूरी, लगभग 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, सामान्य विज्ञान हमारा कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये हुआ फर्स्ट पेपर का। अब देख लेते हैं सेकंड पेपर का थोड़ा सा सिलेबस। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सेकंड पेपर, क्योंकि सेकंड पेपर में आपको पता है 66 नंबर लेके आने होते हैं 200 में से, यानी 33% पास करना है, और इसके नंबर प्री के एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं, केवल ये पास करना होता है। 66 नंबर लेके आने होते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है और इसे जनरल स्टडी सेकंड पेपर बोला जाता है। तो इसमें पहला क्या आता है? बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन जिसके अंतर्गत संख्याएं एवं उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10-20 तरह के होंगे ये सारी चीज़ें। आंकड़ों का निर्वचन, जिसमें चार्ट होगा, ग्राफ तालिका होगी, आंकड़ों की पर्याप्तता होगी आदि, ये भी 10वीं क्लास के स्तर से होंगे। तो इस पेपर पे तो आप बिल्कुल भी फोकस ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसको तो आप लगभग 8-10 दिन पढ़ लेंगे फिर भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ये था पूरा प्री का सिलेबस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेंस का सिलेबस। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने जो पेपर्स के जो कि आते हैं आपके मेंस एग्जाम में, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिए उन्हें। तो देखते रहिए एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और जिनको यूपीपीसीएस की तैयारी करनी है उनके लिए अलग से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके वहाँ पर चले जाइएगा। वीडियो डले हुए हैं, डेली डाले जा रहे हैं उसमें, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, ओके बाय। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडिजी और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या कहेंगे, एक तरह से आपकी जो एग्जाम होता है उसका 50% जो आधार है उस पर, यानी कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस। क्योंकि आपकी 50% परेशानी बिल्कुल सॉल्व हो जाती है जब आप किसी भी परीक्षा का सिलेबस देख लेते हैं, खासकर आईएएस एग्जाम का, क्योंकि इतना ब्रॉड एग्जाम है ये। इसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक सिलेबस और दूसरा इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हमने देख लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं सिलेबस, क्योंकि हमने इससे पहले लगभग 4 से 5 महीने पहले देखा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि सिलेबस बताया जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा, और कुछ कुछ बीच में चीज़ें मैं बताते जाऊँगा कि आपको क्या करना है स्टडी से रिलेटेड, और एंड तक देखिएगा, लंबा वीडियो जाएगा ये। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस के अंतर्गत क्या कहा है।
मुख्य परीक्षा के बारे में कि किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या करना है, कैसे। तो प्रधान परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पहले ही, जो कि आप सुनते होंगे टॉपर्स से यही चीजें बोलते हैं वो भी। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड से लेकर फोर्थ तक होता है, 4 पेपर होते हैं, आपको पता है सामान्य अध्ययन के। प्रश्नों का स्वरूप तथा इसका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके तथा जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे, यानी जुड़े होंगे करियर से संबंधित। यानी जैसे मान लीजिए सिविल सेवक बनने के बाद किस किस क्षेत्र में हमको जाना होता है, तो उसी से रिलेटिव चीजें होती हैं। और प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूपीएससी की तरफ से सिलेबस के अंतर्गत, जिसको कोई नहीं जानता ना कोई पढ़ता है, लेकिन यही चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो वैकल्पिक विषय के बारे में कहा गया है सिलेबस के अंतर्गत, वो भी बता देता हूँ मैं। जो वैकल्पिक विषय लेते हैं हम लोग, जिसके 2 पेपर होते हैं, उसके बारे में। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर्स डिग्री स्तर। ऑनर्स डिग्री स्तर का क्या मतलब होता है? स्नातक डिग्री से ऊपर तथा स्नातकोत्तर यानी मास्टर डिग्री से निम्नतर स्तर का यानी मध्य का होगा। और इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री का स्तर का होगा। तो ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया डायरेक्टली। तो अब देख लेते हैं भारतीय भाषाओं और जो अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र होता है अनिवार्य, उसका सिलेबस। तो मैं आपको एग्जैक्ट जो सिलेबस में कहा गया है उसी चीज़ों को बताऊंगा, और आपको क्या करना है वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। तो इस प्रश्न का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने तथा समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा इंग्लिश के पेपर के अंतर्गत? तो ये दिया गया है, दिए गए गद्यांशों का समझाना, संक्षेपण करना और शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार और लघु एक निबंध आता है। तो ये हुआ इंग्लिश का। और भारतीय भाषाओं के अंतर्गत जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा? वो भी सेम ही रहता है, बस इसमें क्या होता है अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आ जाता है। तो ये अनिवार्य भाषाएं हो गई दोनों। और इनमें विशेष टिप्पणी दी गई है, उसे भी देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि पूरा हमें डिटेल में देखना है बिल्कुल सिलेबस, क्योंकि इसके बिना कोई तैयारी का कोई आधार नहीं होता है। तो उसमें दिया गया टिप्पणी 1 दी गई है, भारतीय भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल के स्तर के होंगे, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है। जैसा कि आपको पता है 25% लेके आना है, यानी कि 300 नंबर का पेपर होते हैं ये दोनों, और आपको केवल और केवल 75 नंबर लेके आने हैं। और इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम के निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे, यानी कि ये आपको पता है केवल योग्यता जो क्रम होगा उसमें नहीं गिने जाते हैं। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संबंधित भाषा के उत्तर जो है भारतीय भाषाओं में ही देने होंगे, अनुवाद को छोड़कर। तो ये एक विशेष टिप्पणी थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। तो जैसा कि आपको पता है निबंध का पेपर होता है, तो निबंध के पेपर में आपको क्या लिखना होता है वो भी टिप्पणी करी गई है किसके द्वारा? यूपीएससी के सिलेबस में। तो निबंध उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा और विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, ये तो सभी को पता है। उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। ये विशेष देखिए यहाँ पर लाइन संक्षेप में, यानी कि छोटा करके लिखें एक तरह से। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान में दें, प्रभावशाली एवं सटीक लिखेंगे तो आपको श्रेय दिया जाएगा, यानी अधिक से अधिक नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं सामान्य अध्ययन प्रथम जो होता है उसका सिलेबस, जो कि है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के काल कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। सेकंड पॉइंट होगा आपका 18वीं सदी के
लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी हो गए और आपके अम्बेडकर जी हो गए, तो बहुत सारे और भी जितने भी हैं सभी एक तरह से व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगे और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं लगातार। और गांधी जी को तो मिक्स करके हर साल दिया जा रहा है कि गांधी जी की विचारधारा किस प्रकार से अम्बेडकर जी से अलग थी, या फिर उन दोनों की विचारधाराएं अलग होते हुए भी किस प्रकार से समाज को बदलाव कर पाई, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं आपको एक तैयारी का अभी थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी बनाइए अलग बड़ी, उसमें क्या करिए कि हर पॉइंट को नोट कीजिए, जो ये पॉइंट दिए गए हैं इनको नोट कर दीजिए और एक एक पॉइंट के अनुसार उसमें नोट्स अपना बनाते जाइए। छोटे छोटे पॉइंट कर लीजिए, जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व का अलग बना लीजिए, इस प्रकार से यदि आप कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, घर पर ही कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। और ये तो हो गया आपका भारतीय इतिहास का पूरा पूरा। अब आ गया विश्व इतिहास का। तो विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, इन घटनाओं में क्या क्या होंगी ये देखिए। यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन यानी एकीकरण, बिस्मार्क वाली नीति, ये इसी में आ जाएगी। उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, विश्व इतिहास के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, केवल और केवल इतनी। इनमें क्या करिए आप, विश्व इतिहास जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता किस क्या करना है, तो जैसे इसमें दे दी गई है 18वीं सदी की घटनाएं, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे औद्योगिक क्रांति दी गई है तो एक टॉपिक बनाइए औद्योगिक क्रांति, बुक उठाइए उससे पूरा पढ़ लीजिए, एक शॉर्ट सा नोट्स बना दीजिए। हालांकि मैं धीरे धीरे आपको कवर तो करवा ही दूंगा, लेकिन आप खुद से भी अच्छे से करें। और विश्व युद्ध, तो विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय, इसके कारण, प्रभाव, ऐसे करके टॉपिक बना लीजिए और बुक में से पढ़ते जाइए और बनाते जाइए। एक टॉपिक इसका बना लीजिए पूरा का पूरा, उपनिवेशवाद का, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सारी चीजें समझा दूंगा मैं धीरे धीरे, लेकिन हम हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, फास्ट करना है एक तरह से अपना काम। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो भारतीय समाज से रिलेटिव चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक, भारतीय समाज में तो हम रह ही रहे हैं तो उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वैसे राम आहूजा की एक बुक आती है, वो चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो केवल बताने के लिए होती है, कोई नहीं पढ़ता उसे। ये सारी चीज़ें जानते हैं। महिलाओं की भूमिकाएं और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, जनसंख्या से रिलेटिव, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं तथा उनके रक्षोपाय। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है शहरीकरण से। शहरीकरण का मतलब ये है कि किस प्रकार से मान लीजिए बाढ़ जो है प्रभावित कर रही है, आपदा प्रबंधन के अंदर आता है, लेकिन इसमें भी आ जाता है। जैसे शहरीकरण के कारण प्रदूषण हो रहा है, तो लगभग 2015 में क्वेश्चन आ गया था फर्स्ट पेपर में ही कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा क्यों है, जबकि मुंबई और कोलकाता में भी उतना उतना ही ट्रैफिक है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से शहरीकरण थोड़ा ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, इस कारण से, यानी कि यहाँ की जो है जनगणना तो बहुत ज़्यादा है, 11,500 है, तो उनका प्रदूषण तो होगा ही होगा। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि वृद्धों का भूमंडलीकरण से क्या प्रभाव पड़ा है, वृद्धों पर, महिलाओं पर क्या पड़ा है, बच्चों पर क्या पड़ा है प्रभाव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें, टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको बिल्कुल आप अच्छे से देख लें और समझ लें। हालांकि मैं तो बताऊंगा ही एक एक करके टॉपिक, लेकिन मेरा थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियो अपने चलाता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, अब ये आ गया क्या, ज्योग्राफी का टॉपिक। तो विश्व के प्रथम इसका है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित इसमें आता है, के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए
जिम्मेदार कारक प्राथमिक क्षेत्र आपको पता ही है क्या क्या है, खनन है और आपकी कृषि है। द्वितीय क्या होगी, एक तरह विनिर्माण से रिलेटिव हो गई द्वितीय, और तृतीय आपका सेवा क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको जिम्मेदार कारक क्या है वो बताने हैं, तो इनको पढ़ते जाना है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं और भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं जिनमें क्या क्या आ जाएगा, जल स्रोत एवं हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। दोस्तों ये हुआ फर्स्ट पेपर का आपका जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस। अब देख लेते हैं सेकंड पेपर का सिलेबस। तो सेकंड पेपर का सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या आता है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब इसको खोल देते हैं, क्या क्या टॉपिक रहेंगे इसमें। इसमें आएगा आपका भारतीय संविधान, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना। तो हम आपको पता है हमने अभी नया नया एक तरह से टॉपिक स्टार्ट किया है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के अंतर्गत हम अभी देख रहे हैं ऐतिहासिक आधार, जिसका फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, सेकंड वीडियो शाम तक या फिर कल आ जाएगा और आपकी स्क्रीन पर पूरे के पूरे वीडियो आ जाएंगे, उन्हें देख लीजिएगा। इसी को पेपर को हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उसकी उसकी जो है चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इनका भी आप एक एक टॉपिक बना लीजिए, उस पर जैसे ही करंट में आए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेकंड पेपर जो है पूरा का पूरा करंट बेस्ड है, ये ध्यान में रखना है, पूरा का पूरा करंट से ही जुड़ के आता है। जैसे मान लीजिए अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो उससे जुड़कर करंट से ही जुड़कर एक तरह से आपका बेस आएगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। तो जो महत्वपूर्ण संवैधानिक जो हैं वो चीजें आपको जाननी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों से तुलना भी करनी होगी, जैसे अमेरिका का थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है, अमेरिका का संविधान और आपका ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि इन दोनों से ही खासकर एक तरह से डेवलप हुआ है जो भी संविधान है या मूल है या फिर कह लीजिए कि मूल अधिकार हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, ब्रिटेन और उसका भी हल्का सा देखना होगा। ज़्यादा नहीं आते, इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें पोस्ट की भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो पोस्ट है वो आईएफएस की भी है। तो आईएफएस की पोस्ट है तो हमें थोड़ा सा जानकारी इस वजह से भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है संसद और राज्य विधायिका। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, संरचना आएगी, इसका कार्य आएगा, कार्य संचालन आएगा, किस प्रकार से कार्य करती हैं, शक्तियां आएगा, विशेषाधिकार आएगा और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय भी आएंगे। तो ये पूरा एक तरह से बेसिक टॉपिक हो जाएगा, इसे तो अच्छे से देखेंगे ही हम पूरे के पूरे पेपर को। और क्या क्या आएगा पॉइंट, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना आएगा, संगठन और कार्य भी आएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह यानी दबाव समूह जो होते हैं वो प्रभावित करने वाले समूह, और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। नेक्स्ट आएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, तो इसको भी हम देख लेंगे अलग से। जनप्रतिनिधित्व जो कानून है, अधिनियम है, उसको 1952 में ये आया था, जो कि एक तरह से चुनाव से संबंधित है, वो है, हमें देखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो नेक्स्ट पॉइंट है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, जिनमें क्या क्या आएगा, गैर सरकारी संगठन आ जाएंगे जिन्हें एनजीओ बोल दिया जाता है, स्वयं सहायता समूह आ जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विभिन्न समूह और भी आ जाएंगे जिनमें संघों, दानदाताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, जैसे महत्वपूर्ण मान लीजिए बचपन बचाओ आंदोलन ने एक तरह से बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के लिए, उनको अनाथालय भेजा है, जो एक तरह से वर्क करते थे जो बच्चे छोटे छोटे उनको। तो कैलाश सत्यार्थी जी जानते ही हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता। तो इस प्रकार की संस्थाओं को भी हमें ध्यान में रखना है, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका क्या क्या रही है विकास के अंतर्गत। और इस वीडियो को थोड़ा सा देखते रहें आप, थोड़ा बोर ना हो बिल्कुल भी, टॉपिक वाइज अच्छे से देखें, कवर करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र
एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या-क्या चलाई हैं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन क्या-क्या रहा है, ये योजनाएं कहाँ तक सफल हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो ये अति संवेदनशील वर्ग कौन-कौन से हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, बुजुर्ग, महिलाएं और एक तरह से दिव्यांग, ये सब क्या आ जाएंगे, अति संवेदनशील वर्गों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उनके अंतर्गत संस्थान क्या क्या हैं और क्या क्या तंत्र गठित किए गए, निकाय कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। नेक्स्ट पॉइंट है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। ई गवर्नेंस, जैसे ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, इसके मॉडल क्या है, असफलताएं क्या रही हैं ई गवर्नेंस की, सीमाएं क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं। और इधर देखेंगे नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर जिसे बोलते हैं, पारदर्शिता देखेंगे, जवाबदेही क्या होती है और संस्थागत एवं अन्य उपाय क्या हो सकते हैं। तो ये भी इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे सेकंड पेपर के। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वही तो बनने जा रहे हैं, तो वो देखना भी एक तरह से जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो ये भी एक तरह से आईआर के अंतर्गत आ जाता है, जो कि आपकी डेली अपडेट होता रहता है। किससे? जो आपका संपादकीय पेज आता है उसे पढ़ते रहिए अच्छे से, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ये कवर हो जाता है पूरा का पूरा पेपर। इसी पेपर का नेक्स्ट पॉइंट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह। जो एक तरह से वैश्विक समूह है वो आ जाएंगे आपके, जैसे WTO वगैरह और WHO, ये सब आ जाएंगे वैश्विक समूह जितने भी हैं। और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लीजिए WTO है तो उससे जुड़ी हुई खाद्य सब्सिडी वगैरह है, तो इनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं तो वो हमको जानने हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं प्री में भी और मेंस में भी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव क्या पड़ा है उन पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वही संस्थाएं एवं मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। ये आपको दिखाई दे रहे हैं इतने सारे जो अलग अलग पॉइंट है, इनसे मान के चलिए एक क्वेश्चन बनना ही बनना। जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन बनना है, इसमें से एक क्वेश्चन बनना है, इसमें से एक क्वेश्चन बनना है। जो पीछे मैंने दिखाया इनमें से एक एक आपको बनना ही बनना है। अब देख लेते हैं, एक सेकंड, अब देख लेते हैं फोर्थ पेपर यानी थर्ड पेपर, सामान्य अध्ययन का, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। तो इसको अंतर्गत क्या क्या टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। इसके टॉपिक हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजनाएं, संसाधनों को जुटाना, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय आएंगे इसके अंतर्गत। और ये भी पूरा का पूरा पेपर जो होगा ये आपको थर्ड पेपर, ये भी पूरा का पूरा करंट बेस्ड होता है, ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। नेक्स्ट पॉइंट होगा सरकारी बजट, जो बजट आ जाता है हमें बजट पढ़ लेना है आपको। आर्थिक समीक्षा जो आती है वो पढ़ लेनी है थोड़ी सी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनसे ही एक तरह से ये बन जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न क्या क्या रहा है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई जो है ड्रिप सिंचाई वगैरह, तो ये सब जानना जरूरी है। सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद का भंडार, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है कि किस प्रकार से कठिनाइयां आ रही हैं व्यापार में, वाणिज्य में और परिवहन में, गांव तक परिवहन ले जाने में एक तरह से क्या परेशानियां हैं, या सड़कें, ये सब चीजें इसमें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा जैसे सब्सिडी वगैरह तो इसी में आ जाता है, तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। उद्देश्य क्या है इसके, कार्य सीमाएं सुधार और स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग एवं संबंधित उद्योग। इससे संबंधित जो भी उद्योग हैं वो, कार्य क्षेत्र इसका तथा महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, किस प्रकार से आपूर्ति की श्रृंखला है उसका जो है मैनेजमेंट हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर उनका प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचा, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं? ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे। तो इनकी भी थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारा देश विकास कर रहा है और दूसरे देशों से कनेक्ट हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा अभी हाल ही में क्या हुआ है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान और हमने मिलके क्या किया है, एक साइन किया है जिसमें बंदरगाह पत्तन जो है डेवलप होगा और सड़क डेवलप होंगी। तो इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश मॉडल, हमें पता होना चाहिए भारत का क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें बिल्कुल करंट बेस्ड आते हैं। जैसे मान लीजिए 104 रॉकेट भेज दिए, 104 उपग्रह भेज दिए हमारे देश ने, तो उसका क्या एक तरह से रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या रही हैं। आज तो हमारा देश एक तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी आगे बढ़ रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो आप क्या कीजिए, इन टॉपिक का एक एक दो दो तीन तीन चार चार पेज का एक तरह से बना लीजिए और जिसमें करंट में जो भी चीज़ें आए उसे लिखते जाइए और थोड़ा सा बेस भी इनका तैयार कर लीजिए, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी पेपर के अंतर्गत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा और आपदा प्रबंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ये मान के चलिए। और नेक्स्ट पॉइंट है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, यानी कि आपको आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2015 और 16 में भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी, और एक तरह से आईएसआईएस से रिलेटिव भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से फेसबुक या फिर सोशल मीडिया उसको प्रचार कर रही है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा फोकस करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, और पत्थरबाज जो वही कश्मीर के क्या क्या तथाकथित कहते ही हैं उन्हें, तो वो चीज़ें एक तरह से आ जाएंगी इसमें, विरोधी तत्व हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है हर साल। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, तो ये भी चीज़ें एक तरह से आ जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टॉपिक बनाइए, एक एक तीन तीन चार चार पेज का अलग टॉपिक एक लिख लीजिए, जैसे सामाजिक नेटवर्किंग साइट की भूमिका, तो इससे जुड़े हुए जो भी करंट में मुद्दे हों, जैसे साइबर सुरक्षा करंट में मुद्दे हों उन्हें लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। अब देख लेते हैं लास्ट पेपर सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर, जिसको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का पेपर बोला जाता है। सामान्य तौर पर एथिक्स बोल दिया था नीति शास्त्र का पेपर। तो इसके अंतर्गत ये क्या क्या चीजें दी गई हैं वो देख लेते हैं सिलेबस के अनुसार। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा अभिवृत्ति होता है एक तरह से व्यवहार मान लीजिए, तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी दी जाएगी का माध्यम भी चुना जा सकता है। ये मान के चलिए इनमें तो लिखा है चुना जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल 50% एक तरह से केस स्टडी आती है, 50% बेसिक चीजें आती हैं। इन्हें पहले एक तरह से इन्होंने बिल्कुल मेंशन नहीं किया था कि पूरा का पूरा एक तरह से 50% केस स्टडी आएगी, लेकिन अभी केस स्टडी 50% आ रही है, 50% नंबर की, ये मान चलिए। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। पॉइंट पहला है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। मानवीय मूल्य, जिसमें महान नेताओं, सुधारकों तथा प्रचारकों प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवृत्ति सारांश यानी कंटेंट, जिसमें संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण में परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक
और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव का आधार। इन चीज़ों से डरिए मत बिल्कुल भी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, अच्छे नंबर आते हैं सबको, जिन्हें तैयारी हो या ना हो, बस आप जाइए वहाँ लिख के आइए, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं। ये सब तो एक तरह से ज़्यादा ही कुछ टिपिकल सा कर दिया है, ये मान के चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव सहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। तो इन सब जो शब्द दिए गए हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बेसिक वो बता दिया जाएगा आपको, और आप एक बुक ले लीजिएगा, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक समझ, जिसके अंतर्गत अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग और उपयोग और प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान, तो ये महत्वपूर्ण है, उनको तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, हमारी इच्छा होती है अंदर से पढ़ने की तो और थोड़ा सा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासनों में लोक या फिर सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थित तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे, फंडिंग होती है उसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं, जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ है, इस बार चुनाव आयोग नहीं सॉरी सरकार ने कदम उठाया है कि जो फंडिंग हुआ करेगी वो 20,000 से, जो राजनीतिक फंडिंग है वो 20,000 से घटा के क्या कर दिए 2,000 कर दी है। तो इस प्रकार के मुद्दे भी आ सकते हैं इसमें। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार और सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार और नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति। तो इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी। आचार संहिता, कार्य संस्कृति, इस प्रकार से सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का प्रयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या क्या हैं वो, और उपयुक्त विषय, ये जितने भी विषय हैं उनसे संबंधित केस स्टडी, यानी 50% आपका यहाँ तक रहेगा और 50% पूरा का पूरा केस स्टडी आएगा। तो वो मैंने आपको पेपर उपलब्ध कराया था, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे पेपर, उन्हें देख लीजिएगा अच्छे से। और इस वीडियो में इतना ही, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है आपका। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें एग्जाम मेडी जी। जय हिंद जय भारत। और आपको यदि यूपीपीएससी की तैयारी करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली वीडियोज़ में भी डाले जा रहे हैं। तो देखते हैं एग्जाम मेडी जी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेडी जी, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस 2018 के लिए टाइम टेबल कि किस प्रकार से आपको घंटों के अंतर्गत जो एक तरह से स्टडी करनी है तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं 3 पिलर होते हैं एग्जाम की तैयारी करने के सिविल सर्विसेज की: सामान्य अध्ययन और समाचार पत्र और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। तो आपको नॉर्मली जो सामान्य अध्ययन को जो देने हैं 3 घंटे आपको देने हैं, और समाचार पत्र को जो देने हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं दोनों यानी मैगजीन और न्यूज़पेपर, उनको देने हैं 2 घंटे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को देने हैं आपको 2 घंटे। ये डेली का रूटीन है और ये आपको आप एक सप्ते के अंदर आपको 5 दिन का ये रूटीन है, ये मान के चलिए। 2 दिन आपको फ्री रखने हैं आपके, सैटरडे संडे या कोई भी दिन रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नॉर्मली नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस किस प्रकार से पढ़ना होता है। तो टोटल घंटे कितने हो गए? 3 2 5 और 2 7। तो आपको डेली के डेली 7 घंटे स्टडी करनी है 5 दिन, और 2 दिन आपको फ्री रहना है। उसमें मैं बता दूंगा आपको थोड़ा बहुत क्या करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अध्ययन, जो कि आपको एक एक महीने पढ़ने हैं सब्जेक्ट। तो ये पिलर जो है सामान्य अध्ययन के, वो मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट: इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और सामान्य अध्ययन। और एक एक आधा और इसमें हो सकता है, मुझे थोड़ा ध्यान से निकल रहा है मुझे, ये मान के चलिए। तो आपको क्या करना है, उसमें एक एक महीने देना है इसको। जैसे इतिहास की बुक पढ़ लीजिए आप, 1 महीने पूरी की पूरी इतिहास पढ़िए बस, और इधर की साइड भूगोल पढ़ लीजिए 1 महीने, 1 महीने राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ऐसे ही करके आपको लगभग 7 5 6 7 8 महीने में ये पूरा का पूरा एक तरह से बेस इतना मजबूत हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये आपको कितने घंटे देने हैं? 3 घंटे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था ना सामान्य अध्ययन को कितने देने हैं, 3 घंटे। इसमें क्या होगा, आपका बेस भी तैयार हो जाएगा, जो कि आपके सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका भी तैयार हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, ये सब। और राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से सेकंड थर्ड पेपर तैयार हो जाएंगे। और पर्यावरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन वगैरह भी आ जाता है, तो उसे देख लीजिएगा। उससे आपका थर्ड पेपर जो मेंस का है वो कंप्लीट हो जाता है, और सामान्य विज्ञान से भी कंप्लीट हो जाता है। और ये चीजें प्री के अंतर्गत भी काम आएंगे। और प्री और मेंस को आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा अलग से ध्यान दे देना है। उसके लिए तो मैं चीजें दे ही रहा हूँ आपको। तो ये हुआ सामान्य अध्ययन, एक महीना पढ़ना है आपको, 1 महीना इतिहास, विज्ञान, और ये आपको 3 घंटे देने हैं डेली। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके पेपर 2 होंगे, आपको करना है 2 2 महीने में बांट देना। और ये तो आपको जब तक सिलेक्शन नहीं हो, डेली डेली आपको 2 2 घंटे पढ़ने हैं पेपर। यानी 2 महीने आप फर्स्ट पेपर पढ़िए और 2 महीने सेकंड पेपर पढ़िए। सेकंड पेपर जो होता है, चाहे वो किसी भी एक तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो, वो बिल्कुल ही व्यवहारिक होता है, और फर्स्ट पेपर सैद्धांतिक होता है। तो आपको ज़्यादातर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अगर दे सकें, मान लीजिए, तो फर्स्ट पेपर पर ही दें। आपको करना क्या है ये बता देता हूँ मैं। आपको 2 2 महीने ये पढ़ने हैं। 2 महीने फर्स्ट पेपर पढ़िए, 2 महीने सेकंड पेपर पढ़िए। और कितने घंटे देना है? डेली के डेली 2 2 घंटे देना है। और डेली डेली का मतलब ये सप्ताह में 7 दिन के अंतर्गत आपको 5 दिन बस पढ़ना है, 2 दिन आपको फ्री रखने हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देख लेते हैं डेली का जो समाचार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मैगजीन पढ़ते हैं हम। तो डेली वही 7 में से 5 दिन डेली आपको 1.5 घंटे के आसपास लगभग समाचार पत्रों को देना है, न्यूज़पेपर को देना है, और आपको मैगजीन को देना है आधा घंटा डेली। और ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम दें, बिल्कुल ना दें, बस एक टॉपिक उसमें से उठा लें और उसको नोट्स सब बनाते जाएं धीरे धीरे। और नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अलग से अलग वीडियो में बता दूंगा। और समाचार पत्र के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मैगजीन कौन कौन सी पढ़नी होती हैं। तो एक मैगजीन पकड़िए कोई भी, अभी तो दृष्टि चल रही है हिंदी मीडियम वालों के लिए, दृष्टि जो मैगजीन है वो सबसे बेस्ट है, उसी को पढ़ लीजिए, आधा घंटे डेली पढ़िए। समाचार पत्र में हिंदी मीडियम के लिए जो दैनिक न्यूज़पेपर आता है, दैनिक जागरण, तो उसे पढ़िए आप। दैनिक जागरण बेस्ट न्यूज़पेपर है। और जो इंग्लिश का थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वो तो द हिंदू है ही है, कवर कर लीजिएगा, लेकिन उससे भी काम चल जाएगा मैगजीन के साथ में अगर है तो। एक ही न्यूज़पेपर पढ़िए बस। तो दोस्तों आपको 7 घंटे का जो है टाइम रखना है अपने लिए। सप्ते एक 7 दिन के अंतर्गत 5 दिन आपको पढ़ना है, 2 दिन फ्री रखने हैं। 2 दिन में से 1 दिन क्या करना है, 1 दिन आपके लिए सरसरी निगाह से आप देख सकें, तो जो भी पढ़ा है या आप करना चाहते हैं उस चीज़ को सोचिए या करिए 1 दिन, और 1 दिन बिल्कुल ही छुट्टी रखिए। उस दिन कुछ नहीं करना, उस दिन एंजॉय करना है एक तरह से, ये मान के चलिए। तो ये आप अगर रूटीन करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तरह से धीरे 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 आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और यदि आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं, तो कोचिंग का लगभग 4 घंटे मान लीजिए, वो फिर अलग रहेगा, ये मान के चलिए कोचिंग का। और कोचिंग करते समय आप क्या छोड़ सकते हो, आप सामान्य अध्ययन का सिस्टम छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाया जाता है।
इस वजह से ऑफलाइन जो कोचिंग कर रहे हैं, वरना आजकल तो ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल 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 चीज़ है कि आप अपने से ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे ढंग से हो जाएगा, क्योंकि लगभग 70% लोग तो बिना कोचिंग के एक तरह से निकाल रहे हैं, 30% लोग कोचिंग से निकाल रहे हैं। अगर कोचिंग ही करवा पाती सब, तो आप विजन आईएएस और ये सब दृष्टि आईएएस जो खोल रखी है मान लीजिए, तो वहाँ पर कितने लोग, हज़ारों, एक तरह 10-10 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से निकल कितने रहे हैं आप देख सकते हो। कोचिंग से नहीं होता है, व्यक्ति के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उससे एग्ज़ाम निकलता है। कहते हैं ना, गुरु बड़ा या शिष्य, तो मेरी नज़र में तो शिष्य बड़ा है, गुरु तो गुरु नहीं हो सकता। अगर गुरु बड़ा होता तो सभी जो होते वहाँ पर पढ़ने वाले सभी बन जाते। तो शिष्य के अंतर्गत अंदर जो है स्टेमिना होता है, जो उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाता है। तो ये रूटीन मैंने बता दिया है। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और पसंद आना चाहिए। ये जो रूटीन है बिल्कुल परफेक्ट रूटीन है। आपको 7 घंटे देने हैं, नहीं ज़्यादा देने हैं बिल्कुल भी। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं सिलेबस वगैरह के, ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह के, तो स्क्रीन पर आ चुके हैं वीडियो, देख लीजिएगा उन्हें। तो देखते रहें एग्जामिनीज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।